हेलो स्टूडेंट्स, एलपीपी में आज हम डीजेनेरेसी पढ़ेंगे। डीजेनेरेसी मीन्स जब कोई हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कोई भी वेरिएबल अगर जीरो हो जाए तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को या फिर उस प्रकार की प्रॉब्लम को डीजेनेरेसी प्रॉब्लम बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे पास कोई m क्रॉस n का सिस्टम है, ठीक है, ए m क्रॉस n का, जहाँ पे m जो है वो लेस देन n है, या फिर आप जनरली ये ले लो कि a 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है b हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है। इस सिस्टम को जब हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x जो है x1 x2 और x3 का सेट है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3, 2, 1, क्योंकि यहाँ से हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ढूंढो और उस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के इसे मल्टीप्लाई करवा दो और वहाँ से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो जिस भी कॉलम को हम उस बेसिस में ले रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन है बेसिस में, जो भी सॉल्यूशन में जो x1 x2 या फिर x1 x3 या फिर x2 x3 आ रहा है, उनको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें तीन में से अभी ये दो में से किसी एक को तो जीरो करना पड़ेगा, दो को नॉन जीरो रखना है, ठीक है, किसी एक को जीरो करना पड़ेगा। बट लेकिन जो डीजेनेरेसी प्रॉब्लम क्या बोलती है कि हमारे जो बेसिस के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, मान लो ये वाला आ गया, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में x1 x2 आ गया, अगर इनमें से भी कोई एक जीरो हो जाए तब जो प्रॉब्लम आती है वो बोलते हैं डीजेनेरेसी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर कोई भी वेरिएबल जीरो है तो वह डीजेनेरेसी कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे एलपीपी में दो केसेस में एलपीपी डिफाइन किए कि दो केसेस होते हैं डीजेनेरेसी के। पहला केस तो क्या है, पहला केस हमारा है व्हेन वन और मोर बेसिक वेरिएबल आर जीरो इन इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, इनिशियल सबसे पहले, उसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल जीरो हो जाए। सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल में जो इनिशियल टेबल बनाते हैं उसमें जो सॉल्यूशन आएंगे सबसे पहले, उनमें से अगर कोई भी एक या एक से अधिक वेरिएबल जीरो हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, हमारी डीजेनेरेसी कहलाती है। दूसरी क्या है, व्हेन द मिनिमम रेशियो ऑफ टू और मोर बेसिक वेक्टर in the simplex table is same, the ratio is not unique। यानी कि जब सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और उसमें जो मिनिमम रेशियो लेते हैं आगे, यानी कि इस टेबल में मान लो ये वाला इंटरिंग वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो लेते हैं किसका, यहाँ पे जो भी बी में जो भी वेक्टर होंगे उनका, और यहाँ पे इसका 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 इसका, मान लो ये मान लो a1 a2 a3 है, और यहाँ पे y1 y1 21 और y31, तो इनका हम रेशियो लेते हैं, a1 और y1 का डिवाइड, a2 और y21 का डिवाइड, a3 बाई y31 का डिवाइड, इनमें जो मिनिमम रेशियो लेते हैं। अगर ये मिनिमम रेशियो यूनिक नहीं है, यानी कि मिनिमम दो सेम आ रहे हैं, ठीक है, दो या तीनों मान लो सेम आ गए, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्या कहलाती है, डीजेनेरेसी कहलाती है। क्योंकि फिर हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लें हम डिपार्चर वेक्टर, यानी कि मिनिमम मान लो ये 1 1 ये 2 आ गया, हमें मिनिमम ढूंढना होता है, मिनिमम तो ये भी है और ये भी है, अब कौन से में घुसे हैं, अब ऐसे ही रैंडम घुस जाएंगे तो फिर वही चक्री काटते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, साइक्लिक बन जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेना अपने को। इस डीजेनेरेसी को सोल्व करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। जब मिनिमम रेशियो में मिनिमम वैल्यू जो यूनिक ना आए तो ऐसी प्रॉब्लम भी क्या कहलाती है, डीजेनेरेसी, ठीक है,
जनरेसी। और डीजनरेसी को सोल्व करने का जो मेथड है वो है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। ये प्रॉब्लम करता है, डीजनरेसी वाला प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमें मिनिमम लेना होता है। अब हम मान लो ऐसे गैस से मान लिया ये वाला ले लिया मिनिमम, यहाँ आ गए, तो फिर वापस क्या करते हैं, घूम जाते हैं, और जो पहले एक डिपार्चरिंग वेक्टर हुआ फिर वही वापस इंटरिंग हो जाता है, तो ये हो जाता है, वो घूमता रहता है घूमता रहता है। इसलिए हमें एक इनमें से कोई ऐसा लेना होता है, ये कंडीशन आएगी, जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड जो है वो बताएगा कि कौन सा लेना है अपने को इनमें से, ठीक है। अगर वो लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट बाय स्टेप चलते रहेंगे, और जो साइक्लिक की प्रॉब्लम है, यानी घूम के वापस वहीं आ जाना, घूम के वापस वहीं आ जाना, वो नहीं होगा, ठीक है। तो डीजनरेसी देखो क्या बोलता है, सॉरी जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं इसको। सिंप्लेक्स मेथड, तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले इसमें 4-5 स्टेप है, ठीक है, 4 स्टेप है मोस्टली। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए इन द सिंप्लेक्स टेबल सच दैट इट्स फर्स्ट m कॉलम गिव द इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स। यानी कि हम लास्ट में लेते हैं ना, यहाँ पे मान लो y3 y4 और y5 हमारे क्या आ रहे हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी कि इनिशियल बेसिस बना रहे हैं। तो जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टर को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले इनको ला के रख दो, ठीक है, जो भी आ रहा है y3 y4 y5, इसको नाम दे सकते हो β1, इसको नाम दे सकते हो β2, और इसको β3 नाम दे सकते हो, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 4 क्रॉस 4 किया तो यहाँ पे 0 0 0 1 वो भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी इनिशियल बेसिस है उसके वेक्टर को पहले आप सबसे पहले आगे रखो, फिर यहाँ से आगे रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला काम तो हमारा ये है, जब भी हम जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे तब। नेक्स्ट, सपोज y आर बी द इंटरिंग वेक्टर। मान लो कि इनमें से ये वाला मान लो, ये y1 या y1 ले लो, ठीक है, या y2 जो भी है, y2 हमारा इंटरिंग वेक्टर है या y हमारा इंटरिंग वेक्टर है, क्योंकि इसका जो zj-cj वो मोस्ट नेगेटिव आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, इंटरिंग वेक्टर हो गया। और इनमें से कुछ हमारे yi1 r yi2 r, और ये मान लो कुछ yi जो हमारे वो क्या है, जिनका मिनिमम रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, सपोज y आर बी द इंटरिंग वेक्टर फॉर द नेक्स्ट बेसिस सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट फॉलोइंग नॉन नेगेटिव रेशियो। तब हम मिनिमम रेशियो ढूंढना होता है। मिनिमम रेशियो क्या, इसमें ये डिवाइड कर दो, इसमें ये डिवाइड कर दो, इसमें ये, और ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मिनिमम रेशियो ले लिया, बट इफ द मिनिमम रेशियो इज यूनिक फॉर द वैल्यू ऑफ i, तब तो ये हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा किससे, सिंप्लेक्स मेथड से। बट अगर ऐसा ना हो, इफ द अबव मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल करस्पॉन्डिंग, यानी कि कुछ yi's हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमारी मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है। वो क्या क्या ले लिया, yi1r yi2r yi3r ऐसे, यानी कि yipr। अभी तो 3x3 का सिस्टम है, जो भी है, मतलब 3 इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3x3 की बन रही है। तो यहाँ पे तो ये i1 i2 i3 ये जो है 1 2 3 ही है, लेकिन अगर मान लो ये बहुत काफ़ी सारे वो है, तो उसके लिए मैंने जस्ट नोटेशन यूज़ कर लिया कि हमारे इतने वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मिनिमम रेशियो वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तब हमें सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, then calculate the following non-negative ratio, minimum of y I
1 और डिवाइड बाय वाई आई आर, वेयर वाई आई आर इज ग्रेटर देन 0, और आई कहाँ से कहाँ चलेगा, I1 I2 I3 IP, यानी कि जो जो ये वेक्टर आए थे जिनके करस्पॉन्डिंग हमारा मिनिमम रेशियो सेम आया था वो यहाँ पे वाई आई आर लेने हैं, यानी कि जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हमारा सेम आ रहा है वो लेना है। और इसका क्या मतलब है yi1 का, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम हमेशा ध्यान रखना ये वाला होगा, ठीक है। हमारी जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड में जब हम डिजनरेसी को दूर करेंगे तो हमें एक इनमें से सिलेक्ट करना हो कि कौन सा सिलेक्ट करें, तब आप क्या करोगे, इसमें इसका भाग दो, अगर ये मिनिमम ला रहा है यहाँ से इक्वल आ रहा है मिनिमम, इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें जो जो इसमें जो मिनिमम रेशियो ला रहे हैं उन्हीं उन्हीं का डिवाइड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आई है ना, ये I1 I2 I और IP तक चलेगा, ठीक है। तो अगर इनमें ये जो मिनिमम आएगा ये भी अगर यूनिक आ गया तो हमारा काम बन गया, जो भी यूनिक आएगा वो सबसे मिनिमम ले लेंगे। ये मान लो ये आ गया 0, इसके जब इसमें डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और इसमें इसका भाग रहे हैं तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये अगर 0 आ गया तो ये वाला हम डिपार्चिंग वेक्टर ले लेंगे और ये हमारा पॉइंट बन जाएगा की एलिमेंट, और बाकी जो प्रोसेस होता है वो सोल्व कर लेंगे। अब बाय द वे मान लो हमारे पास ये 3 होते, y3 भी इसमें मिनिमम रेशियो रख रहा होता पहले, तो हम इसमें भी इसका डिवाइड करते तो 0/, ये और 0/0 ये दोनों सेम आ गया, मिनिमम 0 0 आ गया, तो फिर डिजनरेसी आ गई। तब फिर क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, इसमें 4th पॉइंट है, तब हम करते हैं सेम कंडीशन करेंगे, इफ द मिनिमम रेशियो is not unique and its minimum value is equal corresponding to this, then calculate the following non-negative ratios। अब की बार I1 ये लेंगे दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम की बात आएगी, क्या, मिनिमम ऑफ yi2 और yi_r, जहाँ पे yi_r ग्रेटर देन 0 होगा और I1 I2 से लेके IP तक वेरी करेगा। यानी कि अब की बार फिर इसमें ये वाला लेंगे, तो इसमें ये डिवाइड कर दिया इसमें, क्योंकि जो जो इक्वल है ना, अब की बार ये तो इक्वल नहीं है, ये तो 1/समथिंग बड़ा था, छोड़ो उसको, तो हटाओ, इक्वल जो आ रहे हैं ये आ रहा है, तो इसमें इसका डिवाइड करो और इसमें इसका डिवाइड करो, तो इसमें 1/y2 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा 0/y3, यानी कि 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो ये मिनिमम हो गया, तो हम ये डिपार्चिंग वेक्टर ले लेंगे। तो ऐसे इसको करते जाना है। अगर नेक्स्ट बार भी अगर मान लो यहाँ पे एक और होता तो यहाँ पे 0 0 2 बार सेम आ जाता, तो हम क्या करते, इसमें फिर जो जो 0 आ रहा है उनका भाग दे देते और मिनिमम ले लेते, ऐसे करना है। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप इजिली समझ पाओगे। अभी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं दूसरा, सोल्व द फॉलोइंग LPP। इसमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस x2, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दे रखे हैं हमें, पहली इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, और 3 इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 12, और x1 और x2 क्या है हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको जो हमारी LPP गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले में एक हमने सिलेक्ट वेरिएबल x3 ऐड कर दिया, और दूसरी इक्वेशन में x4 और तीसरी इक्वेशन में x5, और इक्वेशन को इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दिया। फिर यहाँ से आप देखिए फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाई गई है जिसके अंदर y3, y4 एंड y5 हमारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि इनिशियल टेबल है। तो मैं देखो टेबल बनाता हूँ,
सीजे यानी कि जो हमारे सब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट है, तो 5 3 0 0 0। फिर आएगा हमारा यहाँ पे बी और इसके y1 y2 y3 y4 y5। तो बी में हमारे क्या आएंगे 2 10 12 2 10 12। और जो सिंप्लेक्स टेबल है उसमें देखो इंटरिंग फिल कर दो 1 1 1 0 0। फिर हमारे 5 2 0 1 0। फिर थर्ड इंटरिंग होगी 3 8 0 0 1। फिर आगे हमारा आएगा एक्स बी और फिर आएगा बी एंड फिर सी जे। ये सी बी होते हैं, सी बी जे, यानी कि जो बेसिस में आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमारे सी के कोएफिशिएंट के। तो बी में क्या आएंगे हमारे वेरिएबल x3 x4 और x5, x3 x4 x5। और बी में बेसिस में क्या आ रहे हैं अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। उनके करस्पॉन्डिंग हमारे कोएफिशिएंट क्या है 0 0 0। ठीक है, तो यहां से ZJ माइनस CJ देखेंगे कितना आएगा। तो ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ कितना आएगा 3 को 0 से 5 0 -5 आ गया, यहां से -3 आ गया, ये 0 0 0। मोस्ट नेगेटिव क्या है हमारा -5 है, तो ये हमारा इंटरिंग वेक्टर हो गया। अब हमें पता चल गया इंटरिंग वेक्टर क्या है, लेकिन डिपार्चिंग वेक्टर निकालना है। डिपार्चिंग वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम किसका लेना है 2 में 1 का भाग दो 2/1, 10 में 5 का दो 10/5 और 12 में 3 का दो 4। ये 2 ये 2 ये 4। तो हमारे पास जो मिनिमम रेशियो है वो सेम आ रहा है। अगर मिनिमम रेशियो सेम है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा सेलेक्ट करें, डिपार्चर वेक्टर ये वाला भेजें या फिर ये वाला करें। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या मेथड पढ़ा, जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि ये y1 बन जाता है, y2 है, y3 जो भी है, या फिर इसको नाम दे दो β1 β2 β3। अब इस टेबल को पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। आप एक बार देख लो। तो ये देखो y1 y2 और y3, ये जो सॉरी इसको y3 y4 और y5 को हमने आगे लिया है और इसको β1 β2 और β3 डिनोट कर दिया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं किसका, मिनिमम ऑफ ये y1 है, ठीक है। ये β1 जो है यहाँ पे जो लिखते हैं I1 बाई YIR और YIR इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ओनली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे YR यानी कि जो डिपार्चिंग वेक्टर है वो क्या है हमारा, इंटरिंग वेक्टर क्या है, ये 1 वाला ही है। तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये आएगा ये वाला 3, ठीक है। या 3 को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ ले लेते हैं, तो इसको y3 बोलते हो, क्योंकि जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड में ना ये चेंज हो जाते हैं इनके क्रम, ये यहाँ पे आएगा और ये इधर आएगा, या फिर ये y4 है क्योंकि मैं इसको उठा के इसकी जगह रखूँगा, ये तीनों को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। इनका मिनिमम लेना है, यानी कि y11 क्या है 1 है, तो 1 बाई ये रहा 1। फिर दूसरा क्या होगा
0/21 y21 ये वाला, ठीक है, y21 0/5। और ये तीसरा लेना नहीं क्योंकि ये हमारा मिनिमम रेशियो में नहीं आया था, पहले अलग ही था ये, ठीक है। जो जो आ रहे हैं उनका लेना है सिर्फ। तो यहाँ से मिनिमम आ गया 0, जो किसके करस्पॉन्डिंग आया है, इस नंबर के 5 के करस्पॉन्डिंग। तो हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर y4 अल्फा 4 हो गया, ठीक है। अल्फा 4 हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर हो गया और की एलिमेंट हमारा 5 हो गया। अब इसका फिर आपको क्या करना है, की एलिमेंट मिल गया, फिर हमें सिंपलेक्स टेबल से इसको सोल्व करना है। आप क्या करोगे, इसको 1 बनाओ, 5 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर वाले को 0 बनाओ और नीचे वाले को 0 बनाओ और हमारी ये टेबल बन के तैयार हो गई। और यहाँ से मोस्ट नेगेटिव -1 आ गया। अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, सिंपलेक्स टेबल से मिनिमम रेशियो लेके तैयार करेंगे, बनाएंगे और हमारी ये टेबल बन जाएगी। और इसका सॉल्यूशन हमें x1 = 2, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 6 विच इज़ ऑप्टिमल। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन गिवन द प्रॉब्लम z = 10 हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।